प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सी सेट में पीएससी 2021 के हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे और उसके आधार पर पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, अपनी तैयारी को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना अधिक चर्चा के प्रश्न पत्र की चर्चा पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? अच्छा प्रश्न है ये हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ आयोग के फोकस होने को दिखा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास गारसा द तासी ने किया था, फ्रेंच विद्वान। और काल विभाजन का पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। और फिर ये दो महान विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने काफी वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाया। लेकिन गारसा द तासी ने पहला इतिहास लेखन का प्रयास कर दिया था, इसलिए इसका उत्तर ए का मतलब इसका उत्तर पहले का बी, गारसा द तासी। और आप थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लें, काल विभाजन कैसे हुआ, किसने पहले इतिहास लिखने का प्रयास किया, इस प्रश्न से आपको ये समझ में आया। अब वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनको सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है, खासकर स वर्ण को। तो देखिए, ये जो 3 प्रकार के स लिखे गए हैं, इनके लिखने का 3 तरीका ही हिंदी में इसलिए आया क्योंकि इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जो ये शक्कर वाला स कहलाता है, सलजम का स कहलाता है, ये है तालव्य श। इसको बोलते समय जीभ को मोड़कर तालु की ओर ले जाना रहता है। कैसे? पहले आप अपना मुंह बंद करें, मुंह बंद करने के बाद दांत को जीभ से छुएं, पीछे से। जीभ आपकी दांत से टकरा गई, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, जहां पर दांत खत्म होगा वहां पर मसूड़ा है, मसूड़ा यानी दंतमूल, और उसी से ऊपर तालु है। जब आप दंतमूल मसूड़े से ऊपर जाएंगे तो तालु है। जब आप ये सलजम का स बोलेंगे तो आपका उच्चारण उस तालु की मदद से होना चाहिए। मेरे उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। श, श, शहद, शक्कर, शरारत, शलजम। तो ये तालव्य श है, सी। षटकोण वाला स और ज्यादा मेहनत से बोला जाएगा। जीभ को मोड़कर तालु के लास्ट छोर मूर्धा को छूना है। मूर्धा का अर्थ होता है चोटी या शिखर। तो दांत के बाद आता है दंतमूल या मसूड़े, और मसूड़ों के पीछे तालु, और तालु का आखिरी छोर जहां से गले की घंटी एक प्रकार से शुरू हो रही है, वहां पर का हिस्सा है मूर्धा। षटकोण, षटकोण। जीभ को मोड़िए तो ये मूर्धन्य स है, और ये सीधा साधा दंतव्य स है। सड़क बोलेंगे आप, सरौता बोलेंगे, आपकी जीभ दांत को टच करेगी। तो देखिए, ए में आ रहा है 3, ए में 3, बी में आ रहा है 1, 1, सी में आ रहा है 4, 4। तो अब बच गया न। न का संबंध वैसे भी नाक से है, तो यह आएगा नासिका। न बोलते समय थोड़ी सी आपकी प्राणवायु नाक पे जाएगी। जितने भी पंचमाक्षर हैं, क ख ग घ अंगा, उसमें से अंगा, च छ ज झ इया, उसमें से इया, ये सब पंचमाक्षर हैं। ये नासिक की ध्वनियां हैं, नाक की मदद से बोली जाने वाली। इन्हें हम अनुस्वार भी कहते हैं। इन्हीं के बदले बिंदु का प्रयोग होता है। अब आ गया वाक्य शुद्धिकरण, और ये वाक्य शुद्धिकरण वचन की अशुद्धि से संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? बहुत सूची है इसकी, इन शब्दों की। संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं मैं, बहुत संक्षिप्त में। प्राण, होश, दाम, हस्ताक्षर, आंसू। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आंसू और होठ, अक्षत। कैसे इनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? देखो, उसने प्राण त्याग दिए, त्याग दिया नहीं बोलेंगे। होश उड़ गए, होश उड़ गया गलत हो जाएगा। दाम बढ़ गए। मैंने हस्ताक्षर किया नहीं, मैंने हस्ताक्षर किए। मेरी आंख से आंसू बहता है नहीं, मेरी आंख से आंसू बहते हैं। भले आंसू का बहुवचन आंसुओं बन जाएगा, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया,
लेकिन आंसू का प्रयोग एक वचन में नहीं होगा। मेरी आंख से आंसू बह रहा है नहीं, मेरी आंख से आंसू बहते हैं। होठ, मेरे होठ मुस्कुराए, भले होठ का बहुवचन होठों होगा, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, गाना सुने होगे, लेकिन होठ का प्रयोग एक वचन में नहीं होगा। वैसे ही अक्षत, खड़े चावल जो है, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और इसीलिए प्राण त्याग दिए सही होगा। आंसर होगा डी। आयोग ने भी यही आंसर लिया होगा, चेक कर सकते हैं आप। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि प्राण का प्रयोग हमें बहुवचन में करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा? तो समाज में इक प्रत्यय जुड़ेगा और ये इक प्रत्यय जब भी जुड़ता है 100% हर बार तो नहीं, अधिकतर केस में मात्रा विस्तार करता है। समाज का बहुवचन सामाजिक नहीं होगा, मतलब सॉरी, समाज में इक प्रत्यय के जुड़ने से सामाजिक शब्द नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सामाजिक। आ की मात्रा आ जाएगी बोनस में। संसार में इक प्रत्यय को हम जोड़ेंगे, क्या शब्द बनेगा? सांसारिक। मात्रा का क्या हो गया? विस्तार। व्यवहार में यदि हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या शब्द बनेगा? व्यावहारिक। क्या हो गया ये? मात्रा का विस्तार। सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा शब्द बनेगा? साप्ताहिक। मात्रा का क्या हो गया? विस्तार। और समझिए, अंचल से आंचलिक। भूगोल में यदि हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा? भूगोलिक नहीं, क्या हो जाएगा? भौगोलिक। यदि हम उपन्यास में इक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा औपन्यासिक। बड़े ध्यान से इन शब्दों की संरचना को समझिए, लेकिन आप क्रम से क्रमिक मत बना लेना, क्रमिक ही बनेगा। धन से धानिक मत बना लेना, धनिक ही बनेगा। श्रम से श्रामिक मत बना लेना, श्रमिक ही बनेगा। तो इस तरह से आपने इक प्रत्यय का खेल देखा। तो समाज का सही विशेषण रूप होगा सामाजिक। पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, चेक करें इसे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये समास से संबंधित है, आपको समास को पहचानना है। तो देखिए, पहचानने का प्रयास करते हैं। भाई बहन, ये हो गया। जैसे ही हम भाई बहन शब्द पर जाएंगे, कौन से शब्द पर जाएंगे? भाई बहन शब्द पर। तो जैसे ही हम भाई बहन शब्द पर जाएंगे, तो भाई बहन हो जाएगा द्वंद्व समास। डी में एक, ये डी में एक है। डी में एक, डी में एक, ये यहां पर है, डी में एक। भाई बहन द्वंद्व समास। त्रिभुज, सामने में तीन गणना के लिए आ रहा है, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समूह, यहां पर गणना है। तो ये गणना के लिए जब भी आएगा तो द्विगु, तो ए में 4 होना चाहिए। देखिए ए में 4 हो रहा है। मैं यहां से डी लेने की गलती कर रहा था, आप ऐसा ना करेंगे। बहुत ध्यान से विकल्प को लगाते समय सोचना पड़ता है। त्रिभुज में द्विगु। त्रिपुरारी, तीन पुरों का अरी है जो, बी में 3, शंकर भगवान के लिए आया है तो बहुब्रीही। भाई भाई, ये अव्ययी भाव है। भाई भाई का मतलब प्रत्येक भाई, ये द्वंद्व नहीं है। और भाई बहन ये क्या है? द्वंद्व है। तो उत्तर ए हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोनों बार समास से प्रश्न आया है। थोड़ी सी जानकारी आप बिल्कुल समास को ले लें, 6 प्रकार के समास का थोड़ा सा परिचय ले लें, और आप बचपन से कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे। मुझसे अब नहीं चला जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, मुझसे अब खाया नहीं जाएगा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, अब बोला नहीं जाएगा, ये सब भाववाच्य हैं। इंग्लिश में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। हिंदी में 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मुझसे अब नहीं चला जाएगा, ये 100% स्पेसिफिक उदाहरण है ये किसका? भाववाच्य का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया ही हूं, फिर से बता दे रहा हूं एक बार। संस्कृत, और यही तो क्रम ही है। देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट।
इस क्रम को दिमाग में बैठा लें। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। और इसके जस्ट पहले पिछले 2022 के प्रश्न पत्र के वीडियो में मैंने बताया भी है कि ऐसा क्रम क्यों लिया जाता है। अब शब्दों को फिर से पहचानना है। शब्दों को हमने 4 कैटेगरी में बांटा। इस प्रश्न के हिसाब से कौन कौन से 4 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं? तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। तद्भव, उससे बने हिंदी के शब्द। देशज, स्थानीय शब्द। और विदेशज का मतलब दूसरी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द। तो आप देखें कहीं से भी, जैसे खाट, ये लोकल लैंग्वेज का शब्द है। वैसे देखिए खट्वा बोलते हैं संस्कृत में। आप इसको देशज लें कि तद्भव लें, एक सोचने का आपके सामने क्या आ जा रहा है, प्रश्न चिन्ह सा आ जा रहा है। तो चलो खाट से हम आंसर नहीं बनाते, कमीज से बनाएंगे। कमीज तो विदेशज शब्द है, मेरे अनुसार हिंदी का नहीं है। तो बी में 4, क्या किसी विकल्प में बी में 4 है? एक ही विकल्प में बी में 4 है। तो देखते हैं हम इस विकल्प के अनुसार, क्या ए में 3 है? हाँ, इसने खाट को देशज ले लिया है। गांव, तो गांव तो 100% तद्भव है। ग्राम से क्या बनता है? गांव। सी में 2, क्या सी में 2 है? हाँ, सी में 2 है। और जनपद, ये संस्कृत शब्द है, ये देखिए। तो आंसर इस तरीके से इसका मिल गया बी। कभी भी विकल्प वाले प्रश्नों में डाउट हो तो आप चारों विकल्प को मतलब कूट मिलाने वाले में एक में डाउट हो तो दूसरे शब्द के आधार पर आप कूट मिलाने का प्रयास करें। मूक का विलोम शब्द वाचाल। मूक यानी गूंगा या कम बोलने वाला या मौन रहने वाला। कम बोलने वाला ना बोले, मूक यानी गूंगा ही हो गया। मूक दर्शक, मूक बधिर सुनते होंगे आप। और इसका विलोम शब्द वाचाल, रामचरितमानस में आता भी है। मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। या और एक जगह आता है संस्कृत में, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम। सौंदर्य कैसा शब्द है? 100% भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य सुंदर विशेषण है, उससे हिंदी में बनेगा सुंदरता, भाववाचक संज्ञा। और सौंदर्य संस्कृत भावभूमि का भाववाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट आइए, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग। और शब्द के पीछे जाकर जुड़ेगा तो प्रत्यय। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, इसको देख करके एकदम खुश भी नहीं होना है, ये सबसे बन जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् धन उपरांत, त बदल जाएगा द में और उ बन जाएगी उसकी मात्रा, तो शब्द हो जाएगा तदुपरांत, उसके पश्चात। वर्तनी पर भी ध्यान दे, तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है? तदुपरांत। कैसे बन रहा है ये शब्द? तत् धन उपरांत। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, प्रश्न क्रमांक 13वां। विश्वसनीय शब्द में, वैसे तो इसमें अनीय प्रत्यय है, जैसे अनुकरण से अनुकरणीय है ना, और श्लाघा यानी प्रशंसा से श्लाघनीय, निंदा से निंदनीय, वैसी विश्वास से विश्वसनीय। पर आंसर इन 4 विकल्पों के अनुसार नीय होगा। आयोग भी उसी आंसर को लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दांत काटी रोटी होना, ये एक मुहावरा है। रोटी दांत के बीच में आ गई, आपके हाथ में है तब तो आपके हाथ से छूट सकती है, आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन दांत काटी रोटी, रोटी दांत के बीचों में दबी हुई है, ये आपकी अपनी है, दूसरों की नहीं है। अब आप उसको खाएंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी बिल्कुल वैसी ही दोस्ती है जैसे दांत काटी रोटी होती है, दांतों के बीच में फंसी हुई रोटी, तो इस तरह की दोस्ती को कहा जाएगा गहरी मित्रता। दांत काटी रोटी, गहरी मित्रता। अब फिर से समानार्थी शब्दों को जमाना है। जल यानी पानी, द यानी देने वाला, तो जो हमें पानी देता है वो जलद यानी बादल है। पहले में डी, चौथा, पहले में चौथा, ये पहले में चौथा। जलज, दूसरे में तीसरा, जलज यानी कमल, जो जल से पैदा होता है। इसी के आधार पे आप आंसर वैसे जान गए। पाथ का अर्थ हो रहा है पानी और उपाधान का अर्थ हो रहा है तकिया। इसका आंसर होगा ए।
तो इस तरीके से 15 प्रश्न आए थे 2021 में हिंदी भाषा से। 16वां प्रश्न भी आ गया हिंदी भाषा से, यानी सी सेट में हिंदी भाषा बिल्कुल आपको निर्णायक रूप से मदद कर रही है। यदि आपका हिंदी का ज्ञान मजबूत है तो आप सी सेट क्वालिफाइंग करेंगे। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है, 1 शब्द पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। इसका मैंने सबसे सरल तरीका आपको बताया है, फिर भी दोबारा बता रहा हूं। जिस शब्द का लिंग निर्धारण करना होता है उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। शब्द के शुरू में ही उस वाक्य को लाएं और उसी शब्द से क्रिया को जोड़ें, यानी वाक्य को मुख्य कर्ता बनाएं। जैसे आपको शराब शब्द का लिंग निर्धारण करना है तो शराब महंगी हो गई। ऐसा मत बना ले कि मैं शराब पीता हूं, तो कोई लड़का बोलेगा मैं शराब पीता हूं तो पुल्लिंग हो जाएगा, और मैं शराब पीती हूं यदि किसी लड़की ने कह दिया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपको मुख्य कर्ता बनाना है शब्द को। शराब महंगी हो गई, शराब सस्ती हो गई। अब इसी आधार पर देखिए यहां पर चाल बढ़ गई, चाल घट गई, तो चाल स्त्रीलिंग है। दाल बन गई, दाल पक गई, दाल जल गई, स्त्रीलिंग है। खाल उतर गई, खाल जल गई, खाल खींच ली गई, स्त्रीलिंग है। गाल कट गया, तो गाल पुल्लिंग हो गया। ये पहचानने का तरीका है, और जो रटते रहेगा वो जीवन भर इस टॉपिक को रटते रह जाता है। तो आप गारंटी से यदि सही वाक्य बनाना सीख गए तो उन वाक्यों के आधार पर जेंडर निर्धारित हो जाता है। फिर यह भी बहुत प्यारा प्रश्न आया, पाणी का अर्थ होता है हाथ। जब विवाह संस्कार होता है तो वर जो है कन्या का हाथ ग्रहण करता है, यही है पाणी ग्रहण। ठीक, पाणी हाथ का ग्रहण करने का संस्कार। तो अभी विस्तार से नहीं बता रहा हूं, पाणी का अर्थ आपके दिमाग में बैठा। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सूल है जिसके पाणी में, वो है सूल पाणी। सूल यानी त्रिशूल, किसके हाथ में सूल है? भगवान शिव। ए में 3 ये आ गया। दंड है जिसके पाणी में, दंडधर कौन है? जो हाथ में दंड लेकर चलता है, न्याय का दंड, वो है यमराज। बी में 4, बिल्कुल बी में 4। वज्रपाणी, वज्र जिसके हाथ में है, आसमान में चमकने वाली बिजली, इंद्र का हथियार वज्र। वज्र जिसके हाथ में है वो है इंद्र। सी में 2। अब तो आंसर तक आप पहुंच ही गए। सारंग, सारंग एक अनिकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। सारंग का अर्थ बादल, सारंग का अर्थ मोर, सारंग का अर्थ विष्णु का धनुष। 100 के आसपास अर्थ होते हैं। तो विष्णु के हाथ में सारंग नामक धनुष है, इसलिए भगवान विष्णु है सारंगपाणी, और इसका उत्तर हो रहा है सी। तो 17 प्रश्न हो गए हिंदी से। 18वां प्रश्न भी है। आपको इसमें मात्रागत शुद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए सही कूट को चुनना है। जैसे पहला शब्द है सूची, आयोग ने इसको गलत लिया। एक्चुअल में वो ये शब्द लेना चाह रहा है सूची। सूची यानी तालिका, पर यदि चेक कर लीजिएगा किसी और स्रोत से, सूची शब्द होगा तो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये सुई बन जाएगा, और यदि शक्कर के स के साथ सूची शब्द हो जाएगा तो ये पवित्रता का अर्थ देने लगेगा। उज्जवल तो 100% गलत है, इसमें 2 बार आधा ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये शब्द संधि से बनता है उत धन ज्वल। त आधा है और इसके सामने ज भी आधा है। ज के इंपैक्ट से, ज के प्रभाव से त आधे ज में बदलेगा, तो इसकी वर्तनी में 2 बार आधा ज रहता है। मनोनीत सही है, यानी 3 तो सही हैं, तो 1 2 3 तीनों ही अशुद्ध हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल 1 अशुद्ध है बोलेंगे तो इस विकल्प को भी हम नहीं ले सकते, 2 भी अशुद्ध है, तो 1 और 2 दोनों अशुद्ध हैं, ये ठीक है। और यदि हम चारों अशुद्ध लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर या तो हमारे टाइप करने वाले ने गलती की है या आयोग से कुछ गलती हुई होगी। इस शब्द को भी मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, और जिस पर कृपा हुई वो व्यक्ति अनुगृहीत कहलाता है। अनुग्रह से जब अनुगृहीत बनता है तो ये जो नीचे का रेफ है वो री की मात्रा के इंपैक्ट के कारण नीचे घूम जाएगा, अनुग्रहित कभी नहीं होगा। अनुगृहीत,
और आप चेक कीजिएगा, मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो इस लिहाज से इसे भी गलत हो जाना चाहिए। लेकिन चारों अशुद्ध कर रहे हैं तो मनोनीत तो शुद्ध ही है। हो सकता है इसमें टाइपिंग की कुछ गलती हुई होगी और आयोग ने उत्तर भी 1 और 2 दोनों को अशुद्ध लिया था। तो ये प्रश्न आपसे ना भी बने तो कोई बात नहीं, 17 16 मतलब 18 में से 16 प्रश्न 15 प्रश्न आपसे यदि बन जाते हैं 12 से 15 के बीच, तो आप एक सही स्कोर कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सी सेट में। तो हमने 2 वर्षों के हिंदी भाषा के प्रश्नों को देख लिया। अब हम 2 वर्षों के छत्तीसगढ़ी भाषा के भी प्रश्नों को देखेंगे और छत्तीसगढ़ी के ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे सी सेट के लिए। जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं आपको भाषा के सेक्शन में प्रश्न पत्र हल कराकर मदद करूं, तो मैंने ये 2 प्रश्न पत्र आपके लिए हिंदी के सॉल्व किए। देखें, समझें, पढ़ें, पैटर्न को जानें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।